यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 25 मई को एग्ज़ाम है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है। ठीक है, देखते हैं। जब आप गैलेंट्री अवार्ड देखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर टाइम में दिया जाता है। वॉर टाइम के साथ साथ ये पीस टाइम में दिया जाता है। हर समय तो वॉर नहीं होता है, पीस टाइम में भी वर्किंग होता है। जैसे मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आ गया, तो अगर आप गैलेंट्री अवार्ड को देखते हो तो ये ऑनर एक्ट्स ब्रेवली एंड करेज बाय आर्म फोर्स। तो जो भी ब्रेवरी जैसा काम करते हैं, करेज वाला काम करते हैं आर्मी के साथ साथ, जो भी लीगली कंस्टिट्यूटेड फोर्सेज हैं और भी फोर्सेज हैं आर्मी के अलावा, और सिविलियंस को भी दिया जाता है। लेकिन सिविलियंस को ना ये पीस टाइम अवार्ड दिया जाता है, ये आपको जानने की जरूरत है। अब देखो, एक चीज़ आपसे क्या पूछ सकता है कि अवार्ड का प्रेफरेंस क्या है, मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस किस वैल्यू जो अगर दिया जाएगा अवार्ड का, तो सबसे पहला वैल्यू किसका होगा। तो आप देखो, ये वॉर टाइम के अवार्ड है, ये पीस टाइम के अवार्ड है। तो पहले अवार्ड याद कर लेना। यहाँ परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, फिर वीर चक्र है। परम महावीर ऐसे याद रखोगे, परम महावीर, तो आपको याद रहेगा। इधर आप देखोगे तो अशोक कृति शौर्य, अशोक कृति शौर्य नहीं याद होगा तो AKS से याद कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका प्रेफरेंस कैसा है, तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दिया जाता है, फिर इसको दिया जाता है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, परम महावीर अगर एग्जाम में आएगा तो परम महावीर AKS ऐसे होगा प्रेफरेंस, मतलब PA होगा, फिर M होगा, फिर K होगा, फिर V होगा, फिर S होगा, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो, जो वॉर टाइम वाला गैलेंट्री अवार्ड है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 26 जनवरी 1950 को ही। लेकिन जब आप अशोक चक्र को देखते हो तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में, लेकिन उस समय ये अशोक चक्र 1, 2, 3 कहलाता था। लेकिन 1967 में इसका नाम को रीनेम करके ये 3 नाम दे दिया गया। पहले अशोक 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहलाता था। और ये अवार्ड जो है ना, साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। आपको पता ही होगा 2 बार कब हो सकता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। इतना अगर आप ध्यान पे रखोगे मोर देन सफिशिएंट होगा। अब जयशंकर स्ट्रॉन्गर इंडियंस मेडिटेरियन रिलेशन सब बोथ, तो मेडिटेरियन सी विजिट वहाँ किए थे नेशन में, यूरोप में, तो मेडिटेरियन सी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम मेडिटेरियन सी को देखते हैं ना, तो देखो, जब आप मेडिटेरियन सी को देखते हो तो मेडिटेरियन सी के वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है। जो अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है, उस स्ट्रेट को क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। अब देखो, दिखाता हूँ मैप में, ये पूरा का पूरा मेडिटेरियन सी है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और यहाँ जो कनेक्शन है ना, इसी कनेक्शन को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बोलते हैं। तो जब भी 2 ओशन जो कनेक्ट होता है, 2 सी कनेक्ट होता है ना, वो किसी न किसी स्ट्रेट से कनेक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब मेडिटेरियन ओशन, क्या आप सी बोलो ओशन बोलो, आप उसको अगर आप ऊपर देखते हो, ऊपर मतलब नॉर्थ में देखते हो, तो कंटिनेंट ऑफ यूरोप है। अब यूरोपियन सारे कंट्री देखेंगे और आपको याद भी रखना है, ठीक है। अगर इस तरफ देखते हो तो एशिया के कुछ कंट्री है, जैसे आप देखो टर्की हो गया, ठीक है, सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, तो ये सब कंट्री है, ठीक है। आप देखो, अगर आप देखते हो कि इसके नॉर्थ ईस्ट में देखते हो, तो नॉर्थ ईस्ट में ये किससे कनेक्ट है, ब्लैक सी से कनेक्ट है। तो ब्लैक सी से कनेक्ट होने के लिए देखो, यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी कनेक्ट है। तो ब्लैक सी से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सी और स्ट्रेट है, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ मेडिटेरियन सी है, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट होता है ब्लैक सी से, और इधर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे आपका डैडलस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमारा है, पिछले क्लास में मैंने बताया था, और बॉस्फोर स्ट्रेट है। तो ये तीनों याद रखना, इसी तीनों से ये ब्लैक सी में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। अगर हम बात करें कि ये मेडिटेरियन सी जो है ना, वो रेड सी, अगर स्यूज कैनाल है ना, स्यूज कैनाल क्या था, होता क्या था ना कि स्यूज कैनाल बनाया गया, नहीं तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ से पूरा अफ्रीकन जो है ना, अफ्रीकन क्रॉस करके जाना होता था एशिया जाने के लिए। एक स्यूज कैनाल बनाया गया और स्यूज कैनाल से क्या कर दिया गया, मेडिटेरियन सी को, और यहाँ पे रेड सी है, उसको कनेक्ट कर दिया गया। तो ये जो स्यूज कैनाल है ना, स्यूज कैनाल आपका क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल कैनाल है। तो रेड सी और मेडिटेरियन ओशन जो कनेक्ट होता है, वो किससे कनेक्ट होता है, स्वेज कैनाल से कनेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है, और इतना याद रख लिए तो बहुत बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल हेल्प होगा। यहाँ पे एक आयनियन सी है, कहाँ पे सी है, आपको मेडिटेरियन ओशन में बहुत सारे सी हैं, सारे सी आप एक बार देख लो, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप इस सी को देखते हो, आयनियन सी को, तो इस यहाँ पे एक जगह है कैल्सो डीप, ये डीपेस्ट पॉइंट है मेडिटेरियन ओशन का। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके नॉर्थ में जो इतने सारे यूरोपियन कंट्री है, कौन कौन सा कंट्री है, स्पेन, फ्रांस,
मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, बोस्निया हजरबाइगोविना, ठीक है, अल्मेनिया, ग्रीस। तो ये सारे कंट्री आपको थोड़ा एक बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे सकता है आपको, या फिर 3-4 कंट्री दे देगा। अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर लाइव बाउंड्री विद द मेडिटेरियन ओशियन, ऐसा पूछ सकता है, मेडिटेरियन सी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब एशिया तो याद कर ही लो क्योंकि कुछ ही कंट्री है, तो सीरिया, टर्की, सिप्रस, लेबनान, इजराइल और पैलेस्टीन, गाजा। नीचे अगर आप देखते हो तो इजिप्ट है, यहाँ पे है ही, लिबिया हो गया, तुनिसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया। तो ये कंट्री जो है ना, ये आपको देखो कहीं ना कहीं आपको कहाँ है, अफ्रीका से है। तो अफ्रीका का कौन सा, ऊपर वाला अफ्रीका, इस अफ्रीका का नॉर्थ, यूरोप का साउथ वाला जो कंट्री है ना, वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। जब आप आइलैंड ऑफ सिलिकली देखते हो ना, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन ओशन का, तो ये भी फैक्ट है, आपको ध्यान पे रखना है। जब हम क्लाइमेट देखें, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है कि यहाँ पे वेट विंटर्स होता है, मतलब विंटर वेट होता है, और ड्राई हॉट और ड्राई समर होता है, तो ये भी ध्यान पे रखना है। अब कौन कौन सा रिवर यहाँ पे ड्रेन आउट करता है, तो पो, नाइल, टिबर, इब्रो, रॉन, तो ये रिवर ड्रेन आउट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवर का नाम आपसे पूछ सकता है। जब हम सैलाइन पर्पज से देखें, किसका सैलिनिटी ज़्यादा है, एक तो अटलांटिक और मेडिटेरियन, तो मेडिटेरियन ज़्यादा सैलाइन है, ठीक है। तो ज़्यादा सैलाइन, इसका क्या मतलब है, इसमें कम फ्रेश वाटर जाता है, ठीक है। अटलांटिक में ज़्यादा फ्रेश वाटर जाता है, दिस मे बी अ रीजन, ठीक है। अब ये हम आपको बता दिए। अब देखो, एक राइज मिशन जो है ना, राइज मिशन चल रहा है, ये कौन चला रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी चला रहा है। हो क्या रहा है ना कि डेब्रिस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है स्पेस में। डेब्रिस मतलब अगर कोई सैटेलाइट, कोई भी अगर सैटेलाइट यूज होता है, या फिर कोई भी लॉन्च व्हीकल स्पेस में जाने के बाद क्या होता है, जब उसका यूज हो जाता है तो स्पेस में रह जाता है, नीचे तो आता नहीं है ना, स्पेस में हो जाता है, तो स्पेस में कचरा जमा हो जाता है, दैट कचरा इज कॉल्ड डेब्रिस। तो इस कचरा को रिमूव करने के लिए ना, रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग स्टार्ट किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये पहला, वर्ल्ड का पहला ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है। तो ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या किया जाएगा, तो अगर मान लो कोई सैटेलाइट है, कोई लॉन्च व्हीकल है, तो उसका कोई ना कोई फ्यूल होगा, उसका कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगा, तो वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो यूज होता नहीं है, तो डेब्रिस बन जाता है। तो उसको क्या किया जाएगा, रिफ्यूल किया जा सकता है। आप समझो ना, स्पेस में ही तेल डाल दिया जाएगा, ऐसे समझो आसान भाषा में। अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, लेकिन आप समझो कि वहीं पे रिफ्यूलिंग किया जाएगा, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। रिफर्निशमेंट किया जाएगा, अगर उसमें कुछ कमी आ रहा है तो उसको ठीक किया जाएगा, रिफर्निश किया जाएगा, और असेंबलिंग भी किया जाएगा ऑर्बिट में। तो देखो कहीं ना कहीं कितना एडवांसमेंट हो रहा है। पिछले ही हमने शॉर्ट्स डाला था कैसे जो है ना वर्क हो रहा है, इंडिया वर्क कर रहा है कि स्पेस में एग्रीकल्चर का बात हो रहा है। तो इस तरीके से ये ESA का वर्क है, तो आपको ध्यान पे रखना है। ये लॉन्च होगा 2028 में। तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये एक सर्कुलर इकोनॉमिक क्रिएट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप रीयूज कर रहे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को रीयूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक। तो सर्कुलर इकोनॉमिक होगा, ये बहुत अच्छा है। कॉस्ट समझो ना, अगर कोई मान लो कोई चीज़ हम भेज दिए स्पेस में और किसी कारण बस स्पेस में वो यूज नहीं हो पाया, कुछ कमी रह गया, तो उस कमी को हम वहीं दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमिक होगा, एक ही चीज़ को हम लोग रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। 25 ईयर ऑफ रूल फॉर स्पेस डेब्रिस। तो ये रूल जो है ना कहीं किसके द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, तो यूनाइटेड नेशन के साथ साथ नासा जैसे एजेंसी ने बोला है कि 25 ईयर्स का स्पेस डेब्रिस एक होना चाहिए रूल, सो डैट कि 25 साल पूरा होते ही क्या होना चाहिए कि उसको एक ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में डाल देना चाहिए। ग्रेवियार्ड ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट जो हमारे जो अर्थ का जो स्पेस है ना उससे काफ़ी दूर हो, ताकि हमारे लिए वो डेब्रिस जो है ना, कचरा जो है ना, हमारे लिए सरदर्द ना बन जाए। तो इट स्टिपुलेट्स दैट सैटेलाइट और अदर स्पेस ऑब्जेक्ट शुड बी डीऑर्बिटेड कर दिया जाए और मूव अ ग्रेवियार्ड ऑर्बिट विद इन 25 ईयर ऑफ देयर मिशन इज टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म स्पेस डेब्रिस एक्यूमुलेशन। तो स्पेस में बहुत सारा डेब्रिस एक्यूमुलेट ना हो जाए, तो किसी भी मिशन स्टार्ट करने से के 25 साल के अंदर आपका काम हो गया, तो 25 साल के अंदर उसको ग्रेवियार्ड ऑर्बिट में कर दो, सो डैट कि हमारा जो स्पेस है जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं उस स्पेस में क्या हो जाए कि वहाँ कहीं ना कहीं डेब्रिस एक्यूमुलेट ना हो जाए, जमा ना हो जाए। तो आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छत्तीसगढ़ जो है ना पहला स्टेट बना है लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन GDP। तो ऐसा पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मेन ये समझना है कि ग्रीन GDP क्या होता है।
ग्रीन जीडीपी क्या होता है? एक नॉर्मल जीडीपी आप देखोगे ना, तो नॉर्मल जीडीपी सिर्फ ग्रोथ का बात करेगा, इन्वायरमेंट कंसर्न दिखाएगा नहीं कि इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम चला है, इस कंसर्न पे वो वर्क ही नहीं करता है। तो आप देखो ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी देखता है कि अगर हम जीडीपी डेवलप कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हम अपना जरूर ग्रोथ दिखा रहे हैं जीडीपी पे, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है एंड सेविंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल इनटू नेशनल इनकम अकाउंट। तो ये ग्रीन जीडीपी के थ्रू हम जो चीज़ें डिग्रेडेड हो रहा है ना उसको भी सामने लाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी। जब इसका आप फॉर्मूला देखोगे ना, तो जितना भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को माइनस कर दें, जितना नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीशन करने में कॉस्ट लगा है हम उसको भी तो देखेंगे, और उसमें कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ ना उसको ठीक करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा उसको भी ऐड कर दे। हम लोग मेनली क्या करते हैं, जीडीपी में जितना हम लोग सब कुछ नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके कमा लिए उसको जीडीपी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप जीडीपी में ऐसा करो कि जीडीपी जब नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करो, माइनिंग वगैरह करो, उससे जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको जो आप कॉस्ट दोगे, उसमें जो कॉस्ट डालोगे ठीक करने के लिए, उस कॉस्ट को जो है ना कहीं उसको बताओ और उस चीज़ को आप ऐड कर दो, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे ऐड लिखा है मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से वो माइनस हो जाएगा, मतलब जीडीपी कम हो जाएगा। तो आप देखोगे ना अगर जीडीपी अगर हमारा 100 रुपया है तो आप ग्रीन जीडीपी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, 80 और 70 के आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि 25-30% 40% तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उस चीज़ को फिर से ठीक करने के लिए। इस बात को जैसे हम लोग कोयला वगैरह निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, इस बात को समझना है। तो यूके मतलब हमारा उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेजर ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट फॉर क्वांटिफाइंग इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजरमेंट। तो ये पहला स्टेट बना है जो मेजर करता है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखता है। हर इंडेक्स आप पढ़ते हो, लेकिन एक ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स है, इसको भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स है और इसका 4 डायमेंशन है। ये क्लाइमेट चेंज और सोशल इक्विटी को भी नज़र में रखता है, सेक्टर डिकार्बनाइजेशन पे ध्यान देता है, एनवायरमेंटल हेल्थ पे ध्यान देता है और मार्केट्स इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है। तो अगर आप बहुत सारे हंगर इंडेक्स सब इंडेक्स पढ़ते हो तो अब हम लोग ग्रीन के तरफ मूव करें, तो ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स भी हमें पढ़ना चाहिए। और इसका जब इंडियाज़ का रैंक देखोगे ना तो 60 रैंक था आउट ऑफ 160 कंट्री। ये 2022 का ही डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ये भी आप जानने की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैनल कंप्राइजिंग ऑफ आरबीआई टू अपडेट जीडीपी बेस ईयर टू 2022-23। अगर आप जीडीपी का बेस ईयर देखोगे ना तो 2011-12 है। इससे पहले 2000 क्या था, 4-5 था। तो 2004-5 से 2011-12 कब किया गया? 2015 में किया गया। अब बात हो रहा है कि आप इसका बेस ईयर 2022-23 कर दो। 2021-22 नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस ईयर ऐसा लेना जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी वगैरह ना हो, जैसे उस समय कोविड वगैरह था, इसलिए 22-23 ही हो सकता है या फिर 18-19 हो सकता है, ठीक है। तो पैनल जो इसके चेयरमैनशिप है ना वो कौन देख रहे हैं? तो विश्वनाथ गोल्डन करके हैं, वो देख रहे हैं इसको, ठीक है। गोल्डार या गोल्डन होंगे, एक मिनट, गोल्डार है, ठीक है। तो इसको देख लो, नाम थोड़ा देखना जरूरी होता है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो गोल्डार, तो 26 मेंबर इसमें, और 26 मेंबर किस में है? तो एडवाइजरी कमेटी बनाया गया और नेशनल अकाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो अपडेट करेगा। तो आपसे पूछ सकता है कौन अपडेट करेगा? तो नेशनल अकाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इस चीज़ को अपडेट करेगा, जीडीपी के बेस ईयर को अपडेट करेगा, ठीक है। तो ये जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है ना, ये एनुअली रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो एडवाइजरी कमेटी है ना वो क्या करेगा? वो एक्चुअली अलाइन करेगा जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ और इंडस्ट्रियल इंडाइसेस के साथ। तो ये नया चीज़ हो सकता है कि जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ अलाइन करके और इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल इंडाइसेस को भी अलाइन किया जाएगा इसमें। तो ये आपको जानने की जरूरत है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ ना बैंक जो है ना डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, मतलब वो इंपॉर्टेंट इतना बैंक है कि अगर वो फेल हो गया ना तो इंडिया का जो अर्थव्यवस्था ना वो हिल जाएगा। तो बैंक इज टू बिग टू फेल, ठीक है। तो आप समझो बहुत बड़ा बैंक है ये। तो कौन कौन सा ऐसा बैंक है जिसको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा मिला है? तो 3 बैंक है, जिसमें एक एसबीआई है, दूसरा एचडीएफसी बैंक है, थर्ड आईसीआईसीआई बैंक है। इन्हीं को क्यों मिला कि इनका अगर आप जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देखोगे ना, इंडिया का जीडीपी अगर 100 रुपया है तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है ना, बैंक का साइज इतना बड़ा कि ये जीडीपी का 2% से ज़्यादा वैल्यूएशन है इनका। कंट्रीब्यूशन है, वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है। उसके साथ साथ
आप देखोगे कि ये DSIB जो है ना, ये कौन रिलीज करता है, तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ये रिलीज करता है इस लिस्ट को, ठीक है, इस लिस्ट को यही करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो आया है ना, ये फ्रेमवर्क जो आया है ना DSIB, वो 2014 में RBI ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और बेस्ड ऑन द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बेसल कमेटी है ना, जो बेसल कमेटी, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, अभी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, बेसल 3 चल रहा है, तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के फ्रेमवर्क के साथ ये कहीं ना कहीं बना हुआ, उसी को मद्देनजर, उसी को दिमाग में रखते हुए इस चीज़ को बनाया गया, सो दैट कि पता चले कि हमारे यहाँ कितना इंपॉर्टेंस बैंक है, ठीक है, इसका ये मेन काम है। तो देखो अब ये जो बैंक्स है ना, इनको एडिशनल CET1 जो है ना कैरी करना पड़ता है। 5 होता है CET1 से CET5 तक बकेट होता है, 5 बकेट। CET1 में आई गेस 0.40% के आसपास इनको रखना होता है, CET5 में 1% के आसपास रखना पड़ता है। ये ज़्यादा टेक्निकल हो गया, आप समझो कि इनके पास कॉमन इक्विटी जो है ना, कॉमन इक्विटी Tier 1 कंपोनेंट ऑफ Tier 1 कैपिटल दैट रिप्रेजेंट द कोर इक्विटी ऑफ द बैंक, तो इनको इस चीज़ को रखना पड़ता है, सो डैट कि कोई भी अगर लॉसेज हो ना, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर सके। मतलब अगर कोई लॉसेज हो बैंक में, तो इतना टियर में पैसा रखे, कॉमन इक्विटी टियर में इतना पैसा रहे कि उस चीज़ को रिटेन कर सके, ठीक है, उस चीज़ को रिटेन कर सके अगर कोई लॉसेज होता है। तो इस बात को आपको ध्यान पे रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट है आपका WMA मतलब होता है वे एंड मीन्स एडवांसेज। अब होता क्या ना कि RBI जो है ना, RBI सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देता है कुछ दिन के लिए। तो वेज और मीन्स एडवांस में कितना दिन देता है, तो 90 दिन तक। अगर 90 दिन तक जो है ना RBI ने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया, तो इसको हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांसेज बोलते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1997 में स्टार्ट हुआ था। ये न्यूज़ में क्यों है कि पहले 47,000 करोड़ के आसपास दिया जाता था, अब 60,000 करोड़ के आसपास दिया जा रहा है। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। तो 28% से इंक्रीज हुआ है स्टेट और यूटीज़ को जो दिया जाएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो लोन है ना, टेम्परेरी लोन है, इस बात को ध्यान पे रखना। अब 2 तरह का WMA होता है, एक होता है स्पेशल WMA और एक नॉर्मल WMA। अब जो स्टेट टाइमली पेमेंट कर देता, 90 दिन के अंदर टाइमली पेमेंट कर दिया, तो उसको स्पेशल WMA का दर्जा दिया जाता है, क्राइटेरिया में रखा जाता है। तो उससे क्या होता है कि उनको इंटरेस्ट रेट कम दिया जाता है, मतलब कम लिया, मतलब अच्छा बात है ना। अगर आप टाइम पे पैसा दे दिए तो आपको इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। लेकिन ऐसे बैंक, ऐसे स्टेट जो टाइम पे पैसा नहीं वापस कर पाए RBI को, तो उसको नॉर्मल WMA में रख दिया जाता है। तो दोनों में इंटरेस्ट रेट किसका ज़्यादा है, नॉर्मल का। तो आप अगर टाइम पे पेमेंट कर रहे हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। अप टू 90 डेज जो है ना, तो किस इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और अगर 90 डेज से ज़्यादा हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो 90 दिन से ज़्यादा हो गया, तो रेपो प्लस 2% लग जाएगा आप पे। जितना पैसा लिए उसका 2% प्लस रेपो रेट लग जाएगा, तो आपके लिए महंगा हो जाएगा। अब उसके साथ साथ अब देखो, अब जो स्टेट या यूटी के पास कितने ऑप्शन है पैसा लेने के लिए RBI से। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले उनके पास ऑप्शन WMA है। WMA में उनका अच्छा नेचर रहा, अच्छा टाइमली पेमेंट कर दिए, तो स्पेशल WMA में वो रहे। अगर उससे घटिया काम कर दिए तो नॉर्मल WMA में चलेंगे वो। अगर इसको भी आप घटिया काम कर दिया, नहीं पेमेंट कर रहा टाइम पे, तो उसको स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में डाल दिया जाता है। और इसमें भी अच्छा काम नहीं करता, इसमें भी पैसा टाइम पे नहीं देता है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में उसको डाल दिया जाता है। ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट होता है ना, हर एक स्टेट अपना RBI के साथ, मतलब RBI के साथ स्टेट 2 फंड मेंटेन करके रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और गारंटी रिडेम्पशन फंड, ये दोनों फंड जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूटी जो है ना, RBI के साथ रखता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है, इसके आधार पे जो स्टेट या यूटी को पैसा मिलता है, वो किस कोलेट्रल पे पैसा मिलता है, ये तीनों कोलेट्रल के एवरेज में उसको पैसा मिलता है। आप बैंक में जाओगे तो कुछ ना कुछ कोलेट्रल तो आप दोगे। तो एक होता है ऑक्शन, ट्रेजरी बिल का जो ऑक्शन है, ये 3 क्राइटेरिया आपको ध्यान पे रखना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये तीनों डिटेल में आपको जाना है। अगर नहीं समझ में आए तो इन दोनों को सर्च करके समझ लेना ये क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप इसमें भी अच्छा टाइम पे पैसा वापस नहीं किए, तो आप चले जाते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में, ठीक है। तो अब स्टेट एक्सीड इट्स SDF
और WMA स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी SDF एक उसका भी आता है, मतलब जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका IMF का भी होता है SDF, उससे मत लिंक करना, ये दूसरी है, ये दूसरा चीज़ है SDF, ठीक है, ये स्टेट इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। अब इफ स्टेट एक्सीड SDF और WMA लिमिट्स को एक्सीड कर दिया तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से वो लोन ले सकता है। तो इसमें जहाँ तक मुझे याद है 14 दिन तक दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बार बार न्यूज में आ रहा है LTCG मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप समझो कि कैपिटल गेन क्या होता है, पहले तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा ना। तो चलो मैं अपने से ही समझाता हूँ। मैंने 100 रुपये का 5 साल पहले कोई एसेट खरीदा, मिलेगा तो नहीं, लेकिन मान लो 100 करोड़ का है, अच्छा हो जाएगा, खरीद पाऊंगा 100 करोड़ का, तो ठीक है। एसेट जो है हमने 100 करोड़ का 100 रुपया मान के चलते 5 साल पहले खरीदा। अब हो क्या गया, कोई चीज़ आपके पास है ना, तो उसका एक इन्फ्लेशन भी, महंगाई के कारण भी उसका एक तो नेचुरल उसका बढ़ता है प्राइस मेनली, और उसके साथ साथ उसका इन्फ्लेशन के कारण भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि आप एक बार बताओ ना, 500 रुपये का जो वैल्यू था 2010 में, क्या अभी वैल्यू है? नहीं है। वो 500 का वैल्यू मान लो 800 जो रुपया हो गया, ये 300 रुपया इन्फ्लेशन के कारण उस वैल्यू बढ़ा है उस चीज़ का। तो इस बात को समझना है। तो अगर ये जो 100 रुपये का प्रॉपर्टी खरीदा गया ना, इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू 160 रुपया हो गया, ठीक है, और हम चाह रहे हैं उसको 200 रुपये में बेचना। तो अगर इंडेक्शन बेनिफिट हम लेंगे, मिलेगा हमको। इंडेक्शन बेनिफिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडजस्टिंग परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट फॉर इन्फ्लेशन वाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। अगर हम एडजस्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन को, समझाते एग्जाम्पल से समझो। अगर हमको इंडेक्शन बेनिफिट मिल रहा है तो हम 200 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसमें से इन्फ्लेशन के कारण जो बढ़ोतरी है ना उसको माइनस कर देंगे। तो कितना इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गया? 160 रुपया। तो 160 अगर हम घटा देंगे तो 40 रुपया ना बचा। इस 40 रुपया पे कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि हमारे पास जो कैपिटल है, लैंड हो गया, घर हो गया, इसको जो हम बेचते हैं ना तो इस पर कैपिटल गेन लगता है। चाहे आपको शेयर मार्केट में पैसा है, इस पर कैपिटल गेन लगता है। आपको कमाई जो हुआ कैपिटल पे जो आपका गेन हुआ, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो इस कैपिटल गेन पे जो आपको जो टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म टैक्स गेन। लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। लॉन्ग टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म जो टैक्स है ना उसको हम लोग बोलते हैं। तो हमको क्या कर दिया गया, तो इन्फ्लेशन वाला चीज़ को हम घटा दिए, तो हमारा बचा कितना रुपया? 200 में अगर हम 160 घटा देंगे तो 40 रुपया बचा। इस 40 रुपया पर टैक्स लगेगा। जब हमको इंडेक्शन बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्शन बेनिफिट। जब हमको इंडेक्शन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तब 200 रुपया हम बेच रहे हैं, खरीदे कितना? 100 रुपया में 100 रुपया बचा। कितना है? 200 रुपया में बेच रहे हैं, खरीदे 100 रुपया में, तो कितना कैपिटल पे गेन हुआ? 100 रुपया का गेन हुआ। इस 100 रुपया पे टैक्स लगेगा। तो ये हायर टैक्स होगा, ये लोअर टैक्स होगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि विथ इंडेक्शन बेनिफिट में ज़्यादा टैक्स लगता है, हायर टैक्स होता है कि लोअर टैक्स होता है? तो वहाँ एग्जाम में क्या ही समझेगा इंडेक्शन बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। समझ के बाद अब देखो, टैक्स पेयर कैन चूज टू पे लोअर टैक्स अमाउंट फॉर द फॉलोइंग टू। तो अब टैक्स पेयर को कुछ 2 क्राइटेरिया दिया गया था जब ये अप्लाई नहीं हुआ था। ये न्यूज है जुलाई का, आई गेस जुलाई का न्यूज है, अगस्त का, ठीक है। जुलाई में ये आया था पार्लियामेंट में, ठीक है। 2 स्कीम निकाला गया, एक ओल्ड स्कीम, एक न्यू स्कीम। यहाँ रेजिम भी लिख सकते हो, ओल्ड रेजिम। तो अगर 2024 के 23 जुलाई से पहले आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो या बेच रहे हो, तब आपको सीधा 20% LTCG लगेगा विथ इंडेक्शन बेनिफिट। यही इंडेक्शन बेनिफिट 20% मतलब 40 रुपया का आपको प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपया का 20% कितना हुआ? 8 रुपया। तो 8 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। 32 रुपया आप घर लेके आओगे कैपिटल गेन में, ठीक है। लेकिन इसके बाद, इस टाइम बीत जाने के बाद आपको 12.5% LTCG देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्शन। यही मेन कंसर्न, इसलिए बवाल मचा था। पहले 20% था, लेकिन अब उसको 12.5% कर दिया, लेकिन ये विदाउट इंडेक्शन कर दिया। पहले इंडेक्शन था, विदाउट इंडेक्शन मतलब क्या हो गया समझ रहे हो? विदाउट इंडेक्शन मतलब हो गया कि 100 रुपया पे 12.5% लगेगा। तो कितना हुआ? 100 रुपया 12.5 रुपया, ठीक है। अभी कितना लग रहा था? 8 रुपया। तो कहाँ 8 रुपया आप टैक्स दे रहे थे सरकार को, अब 12.5 रुपया। तो सरकार दिखा रहा है कि हम 20% से 12.5% किए, लेकिन एक्चुअल में आप दे ज़्यादा रहे हो। आपको दिखा रहा है कि पहले हम 20% लेते थे, लेकिन अब 12.5% ले रहे। लेकिन खेला यहाँ हो गया विदाउट इंडेक्शन, ठीक है। यहाँ खेला हो गया, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया गया। तो इंडेक्शन मतलब होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होप कि आपको बहुत तगड़ा चीज़ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। जनरली छोड़ देते हैं आप लोग, ठीक है। अब एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 1 लाख अगर हम बात करें,
अब देखो 1 लाख एग्जाम्पशन भी दिया गया LTCG में, किसको? लिस्टेड इक्विटी किसी के पास है शेयर मार्केट में, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। एक म्यूचुअल फंड नॉर्मल होता है, एक इक्विटी ओरिएंटेड होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में भी आपको अगर कंपनी ग्रो कर रहा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो ये रिस्क ज़्यादा होता है इसमें। उसके साथ साथ यूनिट ऑन बिजनेस ट्रस्ट हैज़ इंक्रीज टू 1.25 लाख। तो पहले जो 1 लाख था एग्जाम्पशन, 1 लाख तक आपको छूट, 1 लाख तक आप इक्विटी शेयर से कमाए तो आपको टैक्स नहीं लगता था, अब उसको 1.25 लाख कर दिया गया, ठीक है। अब LTCG ऑफ दिस एसेट, अब ये जो ऊपर वाला जो एसेट है ना, उसको पहले 10% लगता था, अब 12.5% लगेगा। समझ रहे हो बात? मतलब 1,25,000 से ऊपर तुम कमा लिए शेयर मार्केट से, तो अब तुमको देना पड़ेगा 12.5%, जो तुम पहले 10% देते थे। लेकिन पहले लिमिट कितना था? 1 लाख तक, अब 2,25,000 का डिफरेंस हुआ। अब LTCG का 3 क्राइटेरिया, जब भी लॉन्ग टर्म का बात करें, एक है 12 मंथ, दूसरा है 24 मंथ, तीसरा है 36 मंथ। तो 12 मंथ फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर, जो ऊपर हम बात किए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। 24 मंथ किसके लिए? अनलिस्टेड इक्विटी के लिए, जो इक्विटी लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। अनइक्विटी लिस्टेड शेयर, इमूवेबल एसेट लाइक हाउस एंड लैंड। तो ये समाज में रखना, ये ध्यान पे रखना, इसी पे न्यूज़ बना है। तो जितने भी इमूवेबल एसेट क्या हो सकता है? जैसे लैंड हो गया। मूवेबल एसेट क्या हो सकता है? 4 चक्का। लेकिन इमूवेबल एसेट क्या हो सकता है? हाउस हो गया, लैंड हो गया। इसमें LTCG मतलब 24 महीने के बाद आपको क्या होगा? इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। अगर 24 महीना के लिए कोई जमीन खरीद लिया, 24 महीना बाद बेचोगे आप, तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 12.5%। किसके साथ? विदाउट इंडेक्शन के साथ लगेगा। इस बात को आपको ध्यान पे रखना है। 36 मंथ किसके लिए दिया गया है? मूवेबल एसेट लाइक गोल्ड के लिए। अब आप सोना खरीद के रख लिए और 36 महीना बाद बेच रहे हो, तो गोल्ड पे जो टैक्स लगेगा आपको देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्शन। कितना देना पड़ेगा? 12.5%। तो महंगा हो गया ना। सरकार तो दिखा रहा है हम 12.5% ले रहे हैं, लेकिन आपको घुमाया जा रहा है, क्योंकि इतना डेप्थ नॉलेज जो है ना, आम पब्लिक को नहीं पता होता है। ये तो बोलेगा, आपसे लड़ लेगा जो सरकार में, जो सरकार के सपोर्टर है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार का जो सपोर्टर आपसे लड़ लेगा, बोलेगा 20% था, 12.5% कर दिया गया। लेकिन उसको समझाओ इस 12.5% में विदाउट इंडेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर देखना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, बिल्कुल लेक्चर आएगा। थैंक यू एवरीवन।